आप सभी का स्वागत है साइंस कंसेप्ट्स में। जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है चैप्टर का टिश्यूज। तो टिश्यू चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे, जो कि आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का टाइम है, दादा दादी का टाइम, उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि अगर उनको आपके लिए स्वेटर बनाना है तो वो बाजार से ऊन लेके आते थे और निटिंग करते थे और स्वेटर बनाते थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर दादी माँ को खाना बनाना होता था तो वो क्या करती थी, एक चक्की होती थी जो हाथ से चलने वाली थी, उसमें गेहूं डाल के आटा निकालती थी। ठीक है, तो जब ये सारे प्रोसेस करते थे तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता था। कपड़े धोने की बात करें तो कपड़े हाथों से धोने पड़ते थे, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती थी और एक इंडिविजुअल एज अ यूनिट सारा काम करता था। ठीक है, लेकिन जो आज का टाइम है उस टाइम को देखें तो हमने चीज़ों को मैकेनाइज कर दिया है कि जो कपड़े धोता है और उनको प्रेस करता है वो लॉन्ड्री में जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको आटा चाहिए होता है, अब तो सीधा सीधा शॉप से आप जाके आटा ले सकते हो। वो सारा जो काम इन्वॉल्व था वो काम कम हो गया, तो एनर्जी क्या लगने लगी, बहुत ही कम लगने लगी। शुरुआत में जब लाइफ की शुरुआत हुई थी तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही हुई थी, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म से। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था वो अपने आप को एक जगह ऑर्गेनाइज करने लगी, सेल्स। और जब सेल्स ने एक साथ ऑर्गेनाइज करना शुरू किया अपने आप को, तो उनको एक ऐसा प्रोसेस चाहिए था जो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो, कम एनर्जी में ज़्यादा काम हो जाए। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो अपने सारे काम, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल है, ठीक है, जिसके अंदर एक सेल है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो अपने सारे काम, जैसे कि उसको रेस्पिरेशन करना है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे कर लेगा, एक्सचेंज ऑफ गैस किससे कर लेगा, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन से ये एक्सचेंज ऑफ गैस कर लेगा। अगर इसको फूड खाना है तो फूड भी इसके थ्रू ही पास होगा। ठीक है, और अगर इसको कोई एक्सक्रीशन का काम करना है वो भी इसी सेल के और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाएगा। लेकिन जब सेल्स का नंबर बढ़ गया, तो अगर सेल्स का नंबर इस तरह से बढ़ा कि जैसे मान लो कि ये एक सेल हो गई, दो सेल हो गई, तीन सेल हो गई, चार सेल, देखिए मैंने यहां पे 10 सेल्स बनाई हैं। ये मैं मल्टी सेलुलर लिख रहा हूं इस ऑर्गेनिज्म को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैंने 10 सेल्स बनाई है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारी सेल्स होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती है ना, मिलियंस ऑफ सेल्स होती है। तो अगर ये सारे प्रोसीजर, ये मिलियंस ऑफ सेल्स अलग अलग करेगी सारे प्रोसीजर, तो इनको एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रही है। तो सेल्स ने क्या सोचा, सेल्स के अंदर क्या चेंज हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो सेल जिस काम में एक्सपर्ट है वो सेल वही काम करेगी, और जब वो उस काम में एक्सपर्ट रहेगी तो वो उस काम को एफिशिएंटली और जल्दी से खत्म कर पाएगी या जल्दी जल्दी कर पाएगी, और सारी जो सेल्स है उनकी नीड्स को पूरा कर पाएगी। तो कुछ इस तरीके से जो टिश्यूज है, जो आज के टिश्यूज है, उनका
जो कंस्ट्रक्शन हुआ या फॉर्मेशन हुआ वो इस तरीके से हुआ। अब देखिए इसमें एक चीज और है, जब मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, बिलियंस ऑफ सेल्स होती है, तो वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं होती। और अगर कोई सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे करेगी, एक्सक्रीशन कैसे करेगी, है ना, फूड को कैसे अपटेक करेगी। तो उसके लिए सेल्स को क्या करना पड़ा, एक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तैयार करना पड़ा। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का पहला जो काम था वो सेल्स ने किया डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर। जब सेल्स ने डिवीजन ऑफ लेबर किया तो उनके पास क्या हो गया कि वो कुछ सेल्स का ग्रुप मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन करता था और डिफरेंट अदर टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप मिलके दूसरा फंक्शन करता था। ठीक है, इस तरीके से टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं टिश्यूज की, तो डेफिनेशन में कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। एक ग्रुप सेल्स का जो स्ट्रक्चर में सिमिलर है और एक साथ काम करता है एक फंक्शन को अचीव करने के लिए। इसमें जो ये एंड और है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए। ठीक है, एक बार हमने कह दिया कि सिमिलर स्ट्रक्चर में है और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए काम करती है, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर ना हो, लेकिन वो फिर भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को ग्रुप ऑफ सेल्स अचीव करने का काम करती है। तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो टिश्यूज है। वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स भी जो एक फंक्शन अचीव करने के लिए काम कर रहा है वो क्या है, टिश्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टिश्यूज की डेफिनेशन हुई। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो टिश्यू है वो किन में प्रेजेंट होगा। बेसिकली देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से दो ही ग्रुप ऐसे आते हैं। एक प्लांट्स का ग्रुप है जिसमें टिश्यूज होते हैं, और एक एनिमल्स का ग्रुप है, ठीक है, जिनमें टिश्यूज होते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्लांट के टिश्यूज कौन से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर, और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के टिश्यूज अलग पढ़ेंगे, एनिमल्स के टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं आगे शुरू करूंगा। जो प्लांट टिश्यूज है, प्लांट टिश्यूज है ना, प्लांट टिश्यूज, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड और नॉट टू डिवाइड। प्लांट टिश्यू को की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो सेकंड कैटेगरी है उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, हम कहते हैं द प्लांट टिश्यू whose cells have the ability to divide, is called मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, और परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, द प्लांट टिश्यू which have lost the ability the plant tissue whose cells
have lost the ability to divide is called permanent tissue. ओके, ये आप दोनों को सभी लोगों को समझ में आए दोनों पॉइंट। पहला कहा है कि ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स के पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, वो कहलाते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है और जिन्होंने कैपेसिटी लूज कर दी है डिवाइड करने की, वो कहलाते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेस्ड ऑन द लोकेशन, है ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेस्ड ऑन द लोकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। फर्स्ट को बोलते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड को बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड को हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये लोकेशन के बेस्ड पे है, प्लांट के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी लोकेशन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस बेसिस पे हमने टिश्यूज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अगर इन तीनों को समझना है तो मुझे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कि मैं ये मान लेता हूं कि जो ये स्ट्रक्चर है ये एक टर्मिनल एंड है। क्या है? टर्मिनल एंड है। टर्मिनल एंड क्या मतलब होता है? एक कोने वाला एंड है किसका? प्लांट का। या तो वो 2 टर्मिनल होते हैं प्लांट के अंदर, एक रूट की तरफ एक टर्मिनल होता है, एंड होता है, और दूसरा एंड शूट की तरफ होता है, स्टेम की तरफ होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होती है, जो प्लांट की चोटी होती है उस पे होता है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं? एक टर्मिनल एंड मान लेता हूं। ठीक है, तो जो टर्मिनल एंड के बिल्कुल कोने पे ऊपर की साइड में जो सेल्स का ग्रुप होगा इसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। जो टिश्यू यहां पे है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स यहां पे है, वो कहलाती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे, इसको क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। असल में जब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जो ये एपिकल मेरिस्टेम था, एक टाइम ऐसा रहा होगा कि ये जो साइड है ये शॉर्ट होगी, कम हाइट की होगी, तो जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये यहां पे रहा होगा। ठीक है, तो जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती रही सेल्स और ये टिश्यू ऊपर पहुंच गया और यहाँ के जो टिश्यू है, बीच वाले जो टिश्यू है, उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया, उन्होंने कैपेसिटी लूज करके परमानेंट हो गए, तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स यहां पे बच गया। और जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स यहां पे बच गया इसको कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बेसिकली जो ये टिश्यू है ये प्लांट की कौन सी पोजीशन पे होता है? नोड्स पे होता है। आप लोगों ने शुगर केन देखा होगा, तो जो शुगर केन का जो पार्ट होता है, जो जिससे जूस निकालते हो, जहां से आप उसको छीलते हो, तो उसमें जब छीलने के जहां से थोड़ा सा छिल जाता है वो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली जो पार्ट होती है उसको छीलते हो। जैसे ये शुगर केन है तो यहाँ पे एक लाइन होगी यहाँ पे, तो इन लाइंस को हम नोड्स कहते हैं। तो नोड्स पे क्या होता है आपका? किसी भी प्लांट की नोड्स पे क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे नोड्स पे क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की पोजीशन हो गई। जितने भी नोड्स है वहां पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। फंक्शन क्या है इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम का? ग्रुप ऑफ सेल्स का जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अंदर है, इसका बेसिक फंक्शन ये है कि जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये
ब्रांचेस को राइज देता है, ट्विग्स को राइजेस देता है। जो ब्रांच निकलती है प्लांट के अंदर, वो सारी ब्रांचेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम की डिवाइडिंग सेल्स से ही निकलती है। अब इसके बाद आता है जो लास्ट है वो है आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? असल में अगर मैं लेटरल की बात करूं, लेटरल वर्ड की बात करूं, तो देखिए जो हमारा हेड वाला रीजन है इसको हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं, और जो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है बॉडी का उसको हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। इसी तरीके से जो साइड वाला हिस्सा है, साइड वाइज ऊपर से नीचे तक साइड वेज वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं लेटरल साइड्स। तो बेसिकली अगर आप एक प्लांट के स्ट्रक्चर को, उसके स्टेम को एक सिलेंडर मान लें और सिलेंडर मान के उसको स्टडी करें, तो कुछ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। तो थ्रू आउट मतलब पूरे सर्किल में और नीचे तक थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट एक लेयर होगी, ठीक है, पूरे सर्किल में थ्रू आउट क्या होगी? एक लेयर होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। क्योंकि वो लेटरल साइड में है तो उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इसका अगर इस सिलेंडर को मैं आपकी तरफ ऐसे करके आपको दिखाऊं, ये सिलेंडर, तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में एक ऐसे बीच में क्या बनेगी? थ्रू आउट द सिलेंडर ऐसे एक लेयर रहेगी अंदर की तरफ तक, ठीक है। ये लेयर जो है ना, एक शीट की तरह, गोल शीट की तरह ये लेयर इस सिलेंडर के अंदर फिक्स रहेगी। और इस लेयर में क्या है? इस लेयर का जो टिश्यू कहलाता है वो कहलाता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई। अब इन तीनों की मैं 1 बाय 1 डेफिनेशंस लिखवाता हूं। आप जो मैंने अभी किया है बोर्ड पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which is present on the terminal ends or apices of plant is known as एपिकल मेरिस्टेम। ओके, फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ शूट, दैट इज स्टेम। स्टेम की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है, एंड रूट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ शूट भी इंक्रीज करता है और लेंथ ऑफ रूट भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है प्लांट की, और वो उसकी लेंथ को बढ़ाता है, स्टेम की लेंथ भी और रूट की लेंथ भी। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले की, इंटरकैलरी की। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू present at the nodes of plant is called intercalary मेरिस्टेम, ठीक है। फंक्शन क्या है? इट गिव राइज
टू ब्रांचेस और ट्विग्स। व्हाट इज ब्रांचेस एंड और ट्विग्स? मतलब जो टहनियां होती है ना, टहनियां हिंदी में बोलते हैं, उनको क्या करता है ये, ग्रो करने में मदद करता है प्लांट के अंदर। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या है? द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू present in the lateral side of the stem, present in the lateral side of the stem and branches is known as lateral मेरिस्टेम। ठीक है, फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, थिकनेस के लिए दूसरा वर्ड भी होता है GIRTH, गर्थ। ठीक है, तो जो देखिए जो लेटरल मेरिस्टेम है ना, उसका प्लांट की बॉडी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है? बेसिकली जब आपने देखा होगा कि जो प्लांट होता है वो साइज में छोटा रहता है, तो जो उसका स्टेम होता है वो काफी थिन होता है और वो ग्रीन रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो जो वो स्टेम है वो वुडी हो जाता है, और वुडी होने के बाद में उसका जो थिकनेस है, जो गर्थ है, जो उसका साइज है ना, वाइडनिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, तो जब वो थिकनेस उसकी इंक्रीज होती है स्टेम की, और उसी तरीके से ब्रांचेस की होती है, वो किस वजह से होती है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होती है? इंक्रीज होती है थिकनेस ऑफ द प्लांट और गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने ले ली, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। तो अब डिस्कस करने वाला जो पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो 3 से 4 कैरेक्टर्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या है कि जो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या रहता है? साइटोप्लाज्म हमेशा कैसा रहता है? डेंस रहता है। दूसरा कैरेक्टर है कि जो सेल वॉल है वो कैसी रहती है? थिन रहती है। थर्ड कैरेक्टर है कि जो न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट है। और जो फोर्थ कैरेक्टर है कि लैक वैक्यूल। इनका एक एक का मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये कैरेक्टर क्यों है। पहला कैरेक्टर कि साइटोप्लाज्म डेंस है। बेटा जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, वो डिवाइड करते टाइम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बना रही होगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ रही होगी। तो इस चक्कर में क्या रहता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा डेंस बना रहता है, उसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं। ठीक है, दूसरा बात आता है सेल वॉल थिन है। सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है सेलुलोज से, और सेलुलोज सेल को अपनी एनर्जी से बनाना पड़ता है ग्लूकोज से। तो अगर सेल बार बार डिवाइड करने के लिए जा रही है, अगर सेल बनी और उसने थिक कर ली वॉल को, तो बहुत सारा ग्लूकोज को सेलुलोज में कन्वर्ट किया और उसमें बहुत सारी एनर्जी लग गई उसको। तो उस एनर्जी को लगाना नहीं है, क्योंकि जो नेचर है वो तो इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो वो इतनी एनर्जी ना लगाए, इसलिए जो सेल वॉल होगी वो क्या रहेगी? हमेशा थिन रहेगी। ज्यादा सेलुलोज को वो सेल वॉल की लेयर पे इकट्ठा नहीं करेगी।
तीसरा पॉइंट आता है न्यूक्लियस का। देखो बेटा, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, वो ग्रोथ कर रही है, एक लेवल तक पहुंचने के बाद उसके बाद दोबारा से डिवाइड कर जा रही है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो आपको दिख रही है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो कम है और जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा बड़ी है। तो न्यूक्लियस कैसी दिखेगी? प्रोमिनेंट दिखेगी, ज्यादा शोई होगी। इसके बाद आता है लैक वैक्यूल। बेटा, आप जब साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं और सेल्स को रिजिडिटी भी नहीं चाहिए, तो वैक्यूल तो क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी चाहिए ही नहीं, तो जो वैक्यूल होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो बेसिकली ये 4 मेन कैरेक्टर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स के। ओके, अगर मैं परमानेंट टिश्यू की बात करूं, इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ? परमानेंट टिश्यू तो बेटा बेसिकली प्लांट ग्रो करते हैं अपने सेल डिवीजन की वजह से। तो जब प्लांट की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स अपनी एबिलिटी लूज कर देती है डिवीजन की, और कुछ ना कुछ वो सेल्स कुछ ना कुछ फंक्शन को गेन कर लेती है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? परमानेंट टिश्यूज के अंदर। अब परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट तो हो गई, लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? जो परमानेंट टिश्यू की डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ठीक है, when मेरिस्टेमेटिक cell lose the ability to divide and gain some other function, this process is known as डिफरेंशिएशन। ओके, जो परमानेंट टिश्यू है, असल में जो परमानेंट टिश्यू है वो 2 टाइप का है। क्या क्या नाम है उनके? पहला जो टाइप है वो आपका क्या है? वो पहला टाइप जो है वो आपका है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो सेकंड टाइप है वो है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं परमानेंट टिश्यू को? इसकी जो बात है वो सीधे सीधे फर्स्ट पार्ट से जुड़ती है। जब मैंने आपको टिश्यू की डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था कि जो सेल्स का ग्रुप है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर भी हो सकता है और डिफरेंट इन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन क्या करेगा? एक ही करेगा। ठीक है, तो असल में ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसमें एक टाइप के सेल्स होते हैं स्ट्रक्चर में और वो फंक्शन करते हैं ग्रुपिंग करके, तो उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किनको कहते हैं? जिनमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स होती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी? दिस परमानेंट टिश्यू कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। ओके, और कॉम्प्लेक्स की दिस परमानेंट टिश्यू contain more than 1 type of cells। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे कैसे होते हैं? पहला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो होता है आपका पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा होता है आपका कोलेनकाइमा, थर्ड है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? आपके 2 होते हैं, एक होता है आपका
जाइलम, और एक होता है आपका फ्लोएम। ठीक, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की शुरुआत करते हैं। असल में सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइडेड है। स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइडेड है। तो जो परमानेंट टिश्यू है पेरेन्काइमा, अगर इसकी सेल का स्ट्रक्चर देखें तो जो सेल्स होती है, सेल्स के बीच में काफी सारा क्या रहता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस, इस वर्ड को कैसे समझेंगे? इंटर का मतलब होता है दो चीजों के बीच में, और सेल मतलब कि दो सेल्स के बीच में, और अगर कुछ जगह है वहां पे कैविटी है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेस। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद क्या है, सेल्स है इंटरसेल्यूलर स्पेस, पहली बात लिख लिया, सेलुलर स्पेस। सेकेंड पॉइंट आता है कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कैसी रहती है, हमेशा इसकी थिन रहती है। इसके बाद आता है कि जो इसका के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और बेसिकली जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये सारी बातों से रहती है। अगर मैं बात करूं कि जो ये पेरेन्काइमा की सेल्स होती है, ये यूजुअली कैसी रहती है, लिविंग होती है, डेड नहीं होती, लिविंग सेल्स होती है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी की, तो जो हमारी आउटर मोस्ट स्किन है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स है प्लांट की पूरी बॉडी में, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस से के 3 से 4 लेयर्स नीचे, 3 से 4 लेयर्स नीचे अंदर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। ठीक है, तो लोकेशन क्या होगी, इट लाइज 3 to 4 लेयर्स बिलो एपिडर्मिस। ठीक है, अब बेटा ये कुछ इस तरीके से तो रहता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका है कि ये मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, लेकिन अदर केसेस भी होते हैं, जैसे कि अगर ये पेरेन्काइमा सेल्स फोटोसिंथेसिस करने लगे तो ये सेल्स क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्लोरेन्काइमा। तो अगर ये ग्रीन हो सेल्स, पेरेन्काइमा के सेल्स ग्रीन हो, ग्रीन पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा cells, they will be known as क्लोरेन्काइमा। और ये क्लोरेन्काइमा क्या करते हैं, क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर मैं बात करूं कोलेनकाइमा टिश्यू की, तो कोलेनकाइमा टिश्यू में क्या रहता है, कोलेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है बेसिकली वो उस जगह पे प्रेजेंट होती है प्लांट में, जैसे कि लीफ है, लीफ का भी जो स्टॉक है, जैसे कि कोई प्लांट है, इसमें एक लीफ लगी है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो वीन गई हुई है, तो ये वाला हिस्सा होता है स्टॉक। तो जो स्टॉक का एपिडर्मिस है, उसके जो नीचे वाली लेयर्स है वो कोलेनकाइमा की टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, तो लोकेशन क्या हो गई इसकी, लोकेशन इज इट लाइज बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टॉक इन लीव्स। ठीक है, जो स्टॉक है
इसके जो एपिडर्मिस है उसके नीचे कोलनकाइमा सेल्स का प्रेजेंट रहती है, कोलनकाइमा टिश्यू रहता है। अब फंक्शन इसके जो कैरेक्टर है स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर नॉर्मल सेल्स जैसा होता है, लेकिन जो कॉर्नर्स होता है, ठीक है, नॉर्मल सेल्स रहती है, नॉर्मल सेल्स विद सेलुलर थिकनिंग्स एट द कॉर्नर, ठीक है। और जो ये सेलुलर थिकनिंग्स है आपको दिख रही है, थिकनिंग्स दिख रही है, सेलुलर थिकनिंग्स जो दिख रही है आपको कॉर्नर पे, इसी से हम कोलनकाइमेटस टिश्यू को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आ गया, लोकेशन पता चल गई। फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि ये क्या प्रोवाइड करती है, फंक्शन ये है इसका कि ये क्या प्रोवाइड करती है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है लीफ को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा कि जैसे जब बहुत तेज हवा चलती है तो उस टाइम पे भी पत्तियां नहीं टूटती, जो पत्तियां ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है वो टूट जाती है, लेकिन ज्यादातर पत्तियां नहीं टूटती है। वो इसलिए नहीं टूटती क्योंकि जो सारी लीव्स होती है उनकी स्टॉक में ये कोलनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और इस वजह से वो नहीं टूटती है, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है वो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट होती है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट से डिवॉइड होने का मतलब क्या है, वो डेड सेल्स होती है, ठीक है, डेड सेल्स होती है। और जो ये डेड सेल्स है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की, ये क्या करती है, किसी भी टिश्यू को हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। फंक्शन क्या हुआ इसका, फंक्शन ये रहा कि इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू द टिश्यू, ओके। ये फंक्शन हुआ। प्रेजेंट कहां पे होती है, लोकेशन क्या है? बेसिकली अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये जैसे कि आपने पियर खाई होगी, नाशपाती जिसको कहते हैं, जो उसकी बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है फ्रूट की, उसमें बहुत ज्यादा स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती है, ठीक है। और इसी वजह से वो जब आप खाते हो तो जो कच कच की आवाज आती है वो उस टिश्यू के ब्रेकडाउन होने की वजह से ही आती है। जब वो टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आपके दांतों पे लगता है तो वो तब वो आवाज निकलती है, ठीक है। तो ये क्या प्रेजेंट होती है, सीड्स ऑफ नट्स में प्रेजेंट होती है ना, नट्स में प्रेजेंट होती है और सीड्स में प्रेजेंट होती है एंड पियर में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, पियर्स में भी प्रेजेंट होती है। ऑल्सो जितने भी फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स में भी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स, उसमें भी ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ही रहने वाला है। देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो टिश्यू होता है वो सिंबल एक ही टाइप की सेल्स का भी हो सकता है और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का भी हो सकता है। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो ऐसा टिश्यू है जिसके पास एक से ज्यादा टाइप की सेल्स है। तो जैसे एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसका नाम है जाइलम। जाइलम में असल में 4 टाइप्स की सेल्स है। एक को कहते हैं हम ट्रैकिड्स, दूसरी को वेसल्स, तीसरी को जाइलम पेरेन्काइमा और फोर्थ इज जाइलम फाइबर। वैसे ही फ्लोएम में 5 टाइप्स की सेल है। सीव सेल्स है, सीव प्लेट है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। जो जाइलम फाइबर है और फ्लोएम फाइबर है, एक्चुअली जो ये काम करते हैं वो
ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्क्लेरेनकाइमा है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और डेड होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स रहते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा भी, जाइलम फाइबर भी और जाइलम फ्लोएम फाइबर भी, ठीक है। अब इसके अलावा जो जाइलम है उसका जो मेन फंक्शन है वो है, फंक्शन क्या है मेन, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है मेन, इसका जो फंक्शन है पूरे का जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड। तो सिंस दोनों का फंक्शन कंडक्शन है, एक का फूड एक का वाटर, इसीलिए जो हम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, इनको एक साथ में मिला के हम क्या कहते हैं, एक तो नाम इसका रखा हुआ है कंडक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। दूसरा नाम क्या रखा हुआ है इन दोनों का मिला के, दूसरा नाम रखा हुआ है वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये दो नाम क्यों पड़े, वेस्कुलर बंडल क्यों पड़ा है, क्योंकि जैसे किसी की बॉडी में जो कंडक्शन का काम करने वाला टिश्यू होता है उसको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल है ये पूरा कंडक्शन काम करता है प्लांट्स में, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो ट्रैकिड्स और वेसल्स सेल्स है, ठीक है, ये भी सेल्स है ट्रैकिड्स और वेसल्स। जो ट्रैकिड्स सेल्स है और वेसल्स सेल है वो ट्यूब शेप होते हैं। देखो आपको 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है और ये क्या है, इसमें पिट्स बने हुए हैं। असल में ये जो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है, ट्रैकिड्स है या वेसल्स है, ये एक जैसे एक सेल है, इसके ऊपर दूसरी सेल रखी होगी यहाँ पे, इसके नीचे तीसरी सेल रखी होगी, चौथी सेल रखी होगी। तो एक तरीके से ये ट्यूब लाइक, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू वाटर कंडक्ट कर सकता है। उसी तरीके से आपका ट्रैकिड्स होता है, उसमें भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बात रही जाइलम पेरेन्काइमा की, ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है। ये जाइलम पेरेन्काइमा है, इसका जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड का है। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इस पूरे टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सारी सेल्स प्रोवाइड करते हैं जिनको हम जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं। अब बात करते हैं, किसकी बात करें, फ्लोएम की बात करें। फ्लोएम का फंक्शन कंडक्शन ऑफ फूड है, इसमें 5 टाइप्स की सेल है। तो कुछ सेल्स की हम बात करेंगे, जैसे कि जो ये वाली सेल्स है इनको हम कहते हैं सीव प्लेट, ठीक है। जो ये वाली सेल्स है इनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और इसके बाद जो ये वाली सेल्स है इनको कहते हैं हम फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है उसका फंक्शन भी स्टोरेज ऑफ फूड ही है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। अब जो बचा है यही एक स्ट्रक्चर बचा है, सीव प्लेट हो गया। और जो ये दोनों है, ये जो आपको दिख रही है इधर, ये क्या, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम सीव सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो सीव सेल्स होती है ये लिविंग सेल्स है, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल्स है, सीव प्लेट भी लिविंग है, सीव सेल भी लिविंग है। बेसिकली सिर्फ फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड है, ठीक है। तो इनका जो जनरल फंक्शन है, ये जो आपकी सीव सेल है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहती, जबकि कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है। तो जो कंपेनियन सेल है वो सीव सेल को कंट्रोल करती है, ठीक है, उसके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ये प्रॉपरली फूड कंडक्ट कर सके, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चर हो गया। कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए थे जो बीच में बचे थे, जैसे कि मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो स्क्लेरेनकाइमा है उसमें जो थिकनिंग्स बनी हुई थी उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। इसको एक बार रब कर देते हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूं, उसके बाद ये क्लास हम खत्म करते हैं। देखिए स्क्लेरेनकाइमा का जो टिश्यू था वो कुछ ऐसा था, ठीक है।
तो जो इसकी वॉल्स थी इसको कैसे पहचानेंगे? इसको अगर पहचानना है तो जो इसकी वॉल्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। असल में यूजुअली ये डेड सेल्स है तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म तो नहीं है, तो बेसिकली जो इसकी की सारी वॉल है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये सारी वॉल्स क्या हो रखी है, इन पे एक केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन है जिसको हम क्या कहते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं लिग्निन। ठीक है, जो लिग्निन है वो इस टिश्यू के चारों तरफ सेल्स के होती है। ठीक है, यहां पे लिग्निन। अब ये लिग्निन क्या चीज है? लिग्निन जैसा एक पॉलीमर है सेलुलोस, सेलुलोस क्या है? एक पॉलीमर। इसी तरीके का एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो डिपॉजिट हो जाता है इन सेल्स की लेयर में और इसको क्या कर देता है? हार्ड बना देता है। ठीक है, तो with this we are concluding the today's class. Okay, thank you, tata, goodbye, sabba।